नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज के इस भाग में हम सुनने वाले हैं भाग 1 का लेसन नंबर 11 to 20 यानी पाठ 11 से 20 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11, सर्च की शक्ति का इस्तेमाल करें। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इतने सालों की मेरी ज़िंदगी में मैंने 5 शक्तियों को हर दिन महसूस किया है। ये 5 शक्तियाँ ही निर्धारित करती हैं कि आप अपने बिजनेस में कितना आगे जाएंगे। यह शक्तियाँ आसान हैं, करने लायक हैं, प्रभावशाली हैं, पर अधिकांश लोग उनमें से एक या ज़्यादा को भूल जाते हैं। मैं उन्हें एक साथ एक अनूठी संकल्पना के साथ लेकर आया हूँ जिनका नाम है सर्च। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सर्ज का अर्थ है अचानक, मजबूती के साथ बढ़ना या फूट जाना। और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में सर्ज की ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं, आपका बिजनेस थोड़े ही समय में आकाश छूने लगता है। सर्ज की ताकत इन 5 शक्तियों के साथ जुड़ने से आती है। नंबर 1, आपके बोले हुए शब्दों से। सेकंड, एकता। थर्ड, सही संगति। फोर्थ, लिखित लक्ष्य। फिफ्थ, बड़ी उम्मीदें। चलिए सर्च की शक्तियों का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1, बोले गए शब्दों की ताकत। आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं। यह हमेशा याद रखें कि जिंदगी और मौत आपकी जीभ के हवाले है। इस दुनिया में मानवता का सबसे प्रभावशाली हथियार शब्द है। किसी खास स्थिति में खास लोगों द्वारा कुछ खास शब्दों के चुनाव से बड़ी क्रांतियां, स्वतंत्रता संग्राम और जीवन बदल देने वाले निर्णय लिए गए। भाषणों ने जिंदगियां बनाई और जिंदगियों ने भाषण बनाए। शब्द किसी को बिना छुए भी छू जाते हैं या उस व्यक्ति के साथ नहीं होने पर भी असर कर जाते हैं। हम उन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं या तो जो जिंदा भी नहीं हैं, पर उनके शब्द हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। शब्दों में वह ताकत होती है कि किसी को भी कितना ही असर ऊपर उठा दें, बर्बाद कर दें। बेशक शब्द मानवता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ड्रग है। मैं जब बोले जाने वाले शब्दों के बारे में बात करता हूँ तो मैं 2 परिस्थितियों में कहे जाने वाले शब्दों की बात करता हूँ। एक तो वह शब्द जो आप दूसरों से कहते हैं और दूसरे वह शब्द जिनका आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी से क्या कहें और कैसे कहें, इस पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं और मैंने भी अपनी इस किताब में विभिन्न अध्यायों में उन सारी बातों का समावेश किया है। पर जब हम स्वयं से बात करते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हम अनदेखी कैसे कर देते हैं। यहाँ हम दोनों बातों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। दूसरों से बात करना हमारा लोगों को साथ ले चलने वाला बिजनेस है और हम हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं। हम लोगों से अलग अलग माध्यम के जरिए बात करते हैं, स्टेज से, काउंसलिंग के द्वारा, किसी से व्यक्तिगत मीटिंग में, संदेश द्वारा, फ़ोन पर बात करके और यहाँ की उन जगहों में जहाँ बातचीत भी न हो पाती हो। खाना खाते हुए लोगों के साथ आम बातचीत या हवाई अड्डे पर या कार्यक्रम से पहले या बाद में या घर में मीटिंग, भेंट के दौरान, बहुत सारे और अवसरों पर दूसरों से बातचीत के दौरान एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। नंबर 1, एक तरह की बात करें। स्टेज पर एवं स्टेज के बाहर एक जैसी बात करें। हर किसी के साथ एक तरह की बात करें। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की मीटिंग में एक जैसे शब्दों का प्रयोग करें। उस स्थिति का बहुत खास ख्याल रखें जब आप किसी औपचारिक मीटिंग में न हों। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, पर लोग आपको बहुत ध्यान से देखे जा रहे होंगे। वे देखना चाहते हैं कि आप कितने सच्चे और खरे हैं और उनके लिए आपको जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी स्टेज पर एवं स्टेज के बाहर कई बातों की तुलना करना। नेक्स्ट, शिकायत, आलोचना या किसी की बुराई न करें, खासकर किसी की पीठ के पीछे। नेक्स्ट, आपके शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। आपके हाव भाव
आपके कपड़े, आपकी साफ सफाई, जिस तरह आप स्वयं को किसी के सामने रखते हैं, यह सब आपके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। इन शब्द का ध्यान रखिए। विनम्र बने, दूसरों का आदर करें और दयालु बने। नेक्स्ट, अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालने से पहले सोच लें। अपने शब्दों का सावधानी से चुनाव करें। आगे बढ़ने वाली शब्दावली का प्रयोग करें। आपके मुंह से उतने ही शब्द निकलने चाहिए जिससे अन्य इंसानों का भला हो। नीचे दिए गए टेबल कुछ भी बोलने से पहले सोचें सिद्धांत का प्रयोग करें। कुछ भी बोलने से पहले सोचें यानी थिंक करें। थिंक का देखिए, हर एक वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है। टी, क्या यह सही है? एच, क्या यह उपयोगी है? आई, क्या यह प्रेरणादायक है? एन, क्या यह ज़रूरी है? के, क्या यह उदार है? अपने शब्दों के बारे में बेहद सावधान रहें। अगर वो एक बार बोल दिए गए तो माफ़ तो किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। अपने आप से बातें करना। आपके शब्द ब्रह्मांड से बातचीत करने का माध्यम है। स्वयं से बातचीत करने का अर्थ आपके प्रमुख विचारों से है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। इसे खुद से बात करना कहते हैं। जब आपका किसी कठिन परिस्थिति से सामना होता है तो यह आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है कि यही आप अपने अंतर्मन को बार बार कहते आए हैं। आप ज़िंदगी से यही चाहते हैं और ज़िंदगी भी आपको यही देती है। आप अपने दिमाग को अपने विचारों के जरिए आदेश देते हैं। हमेशा सशक्त और सकारात्मक विचार रखें। जब भी आप कुछ सोच रहे हों या खुद से बात कर रहे हों तो हमेशा आगे बढ़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। सेकंड पॉइंट है संगठन में शक्ति। हम सब वह कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं जिनमें यह पाठ पढ़ाया गया है कि संगठन में ही शक्ति है। हालांकि यह पढ़ने और उपदेश देने के लिए एक अच्छी कहानी है, पर असल में कुछ लोग ही इसे अपना पाते हैं। पर अगर आप यह सिद्धांत बिजनेस में अपनाया जाए तो इससे बिजनेस में कई गुना वृद्धि होती है। वैसे भी लोगों द्वारा लोगों की मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार है। इस बिजनेस मॉडल के कारण लोगों का ग्रुप में मिलजुल कर काम करना आवश्यक हो जाता है। लोगों के अकेले काम करने के अपने कई कारण हो सकते हैं, पर वह लोग जो मिलजुल कर एक टीम में एकता के साथ काम करते हैं उनका बिजनेस स्थायी और आगे बढ़ने वाले होते हैं। जब हम एक टीम बनाकर काम करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हालांकि लोग बिजनेस के शुरुआती दिनों में साथ होते हैं, फिर लोगों के बीच वाद विवाद उठने लगता है जब लोग अपनी उपलब्धियों और रैंक में आगे बढ़ने लगते हैं। पर अगर आप अपनी टीम को एकजुट करके रख सकते हैं तो यह संस्थान में सबके लिए अच्छा होता है। अगर आपने हमेशा अकेले ही काम किया हो तो क्यों न अपनी आदत बदल ली जाए। अगर एक साथ काम करके खूब मस्ती और लाभ कमाया जा सकता है तो क्यों न पुरानी आदत बदल ली जाए। महान लेखक डॉक्टर स्टीफन और कवी ने अपनी पुस्तक अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों में नेतृत्व के 3 स्तरों का उल्लेख किया है: निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता। डॉक्टर कवी के अनुसार जब सभी स्वतंत्र नेता एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भरता के साथ आते हैं तो वे महान सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एकता बनाए रखने के लिए अच्छे संबंध महत्वपूर्ण हैं। मजबूत संबंधों के विकास पर प्रमाणित तरीकों के लिए एक पुस्तक में रिश्ते और संचार वाला अध्याय पढ़ें। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक तब होता है जब संगठन में गति होती है, और गति केवल तभी संभव होती है जब सभी नेता संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। तो जब एकता मुनाफा, स्थिरता और उपलब्धि दे सकती है तो एकजुट क्यों नहीं रहें। अपनी टीम में एकता और सहयोग की संस्कृति बनाएं और इसे तेजी से बढ़ाएं। थर्ड पॉइंट, संगति का प्रभाव। उन लोगों से स्वयं को जोड़कर रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिन्हें ज़िंदगी से और भी उम्मीदें हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो
शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। संगति ही सब कुछ है। आज से 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, यह साधारणतः इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे वीडियोस देख रहे हैं, कैसे वीडियोस सुन भी रहे हैं और किस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सचेत रहें। रवैया, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा आदि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र होता है और यह ट्रांसफ़र तब भी होता है जब आपको इस बारे में पता होता है और तब भी जब पता नहीं होता है। आप यह सोचते होंगे कि आप एक बहुत सकारात्मक, आशावादी और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं और आप पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई भी सहयोगियों एवं उनकी बातचीत से होने वाले प्रभावों से मुक्त नहीं होता। यह प्रभाव तुरंत न भी दिखे तो भी फिर भी एक समय के बाद दिखने लगेंगे। खराब लोगों की संगत या कम सपने देखने वालों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये बहुतायत में मौजूद होते हैं और आसानी से पाए जाते हैं। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगर आप सबसे अच्छा लोगों को खोजने के लिए गंभीर रूप से कोशिश नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों से घिर जाएंगे जो आपको नीचे खींचते रहते हैं। पर अगर आप पहले से ज़्यादा तेज जाना चाहते हैं तो बड़े सपने देखने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहें। जिन लोगों से आप प्रभावित हैं, जो आपके लिए रोल मॉडल हैं और वे जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को देखें जो इंडस्ट्री में सर्वोत्तम हैं और वह उस जगह पर पहुँचे हुए हैं जहां आप जाना चाहते हैं। कभी कभी सही लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए खींचते हैं, इसमें तकलीफ भी होती है, पर यह भी आगे बढ़ने के संकेत होते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखें, नई ऊंचाइयों से मजे लें, उनके साथ जुड़े रहें और वापस पुरानी संगति में मत जाएं। उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण दें, उनके बीच कोई भी काम करने का मौका मिले तो स्वेच्छा से करें। हर वह अवसर पाने की कोशिश करें जिससे उनके साथ समय बिता सकें। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा है, जो लोग इंडस्ट्री में उच्चतम स्थान पर होते हैं वे लोगों के गुरु बनकर उन्हें गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अधिकतर अपनी सफलता के राज के बारे में सबको बताना चाहते हैं और अन्य लोगों को भी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं, पर वो आपको तभी सिखाएंगे अगर वो आपको पसंद करेंगे। इसलिए सच्चे बने, खूब मेहनत करें, अपने काम के लिए उत्साही बने, फिर सही लोग आपको खुद ही पहचान लेंगे। आप अपने चुने हुए फील्ड में और अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे बनते जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर पहुंचने के आपके मौके भी बढ़ते जाएंगे। हर फील्ड में सफलता पाने के वही मौलिक सिद्धांत होते हैं। दूसरे क्षेत्र के बड़े लोग भी आपको सिखा सकते हैं कि अपने क्षेत्र में कैसे सबसे अच्छा हुआ जाए। अन्य क्षेत्र के सर्वोत्तम लोगों से भी सीखने के लिए तैयार रहें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सही संगति खुद ब खुद आती है। सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर, सही किताबें पढ़कर, सही ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों को सुनकर, देखकर और अपने सक्रिय अपलाइन से निरंतर संपर्क में रहें। इसलिए जब भी आपको सही लोग मिले, उनके साथ जुड़े रहें, उनके शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता बनाएं। यह याद रखें कि आपकी संगति आपकी किस्मत निर्धारित करती है। गलत कंपनी घातक है। मैं बिना नाम बताए अपनी टीम के कुछ ज़बरदस्त सहकर्मियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत जल्दी आगे बढ़े और थोड़े ही समय में उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, फिर अचानक हमारी टीम को छोड़ दिया और आज कंपनी छोड़ने के कई सालों बाद भी ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मैंने इस संदर्भ में और ज़्यादा समझने की कोशिश की कि क्यों लोगों ने अपने कैरियर के शीर्ष पर काम छोड़ दिया, तो उनमें से अधिकांश मामलों में मैंने पाया कि हमारी कंपनी छोड़ने के 3 से 6 महीने पहले उन्होंने कुछ गलत लोगों से दोस्ती शुरू कर दी और उन लोगों के संपर्क से उनके दिमाग में विचार दूषित हो गए और उन्होंने यह गलती कर दी। मैं अभी सभी ट्रेनिंग्स में बार बार यह सलाह देता हूँ कि अपनी संगति का सावधानी पूर्वक चयन करें। इसमें आपके फेसबुक फ्रेंड भी शामिल हैं।
आप उन 5 लोगों का औसत हैं जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीकी हैं। 4th पॉइंट, लिखित लक्ष्य की शक्ति। स्पष्ट एवं लिखित लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग कम समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। साधारणतः लक्ष्य वे सपने हैं जिनकी एक सीमा है। जहां सपने आपके दृष्टिकोण और जीवन में आपके लक्ष्य से पनपते हैं, लक्ष्य उन सपनों को अविलंब पूरा करते हैं। लक्ष्य हमारे सपनों की यात्रा तक पहुंचने के लिए मील के पत्थर की तरह हैं। आप लक्ष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने वाले सिस्टम की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक होने चाहिए। समय सीमा के भूतपूर्व किए जाने वाले लक्ष्य। चलिए जानते हैं लक्ष्यों के बारे में। दीर्घकालिक लक्ष्य, जीवन में वे लक्ष्य जो 5 साल से ज़्यादा समय लेते हैं। मध्यकालिक लक्ष्य, जो लक्ष्य 1 साल से 5 साल का समय लेते हैं। अल्पकालिक यानी 1 साल में पूरे हो जाएं, ऐसे लक्ष्य अल्पकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्य बना लें। यह लक्ष्य आपके सपनों, दृष्टिकोण एवं जीवन के लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। एक बार अगर आपने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो आपकी दिशा और मंजिल तय हो गई। अब आपको अपने लिए मील के पत्थर खुद तैयार करने होंगे जो आप साल दर साल पूरे करेंगे, जिससे आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा कर सके। ये आपके मध्यकालिक लक्ष्य हैं। अब अगला कदम है कि आप अपने अगले 12 महीनों के लक्ष्यों की पहचान कर लें। अपने दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक उद्देश्यों को एक डायरी में या लैपटॉप में या अपने मोबाइल में अभी लिख लें और फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। स्मार्ट लक्ष्य। अगर आपके स्मार्ट लक्ष्य हैं तो उनके पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। आप आगे लिखे दिशा निर्देशों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्य में बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह सिर्फ दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। अगर आप इस पुस्तक में लिखे अनुसार काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों तक पहले की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेंगे। निश्चित जितना संभव हो सके अपने लक्ष्य को परिभाषित करें। कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे इत्यादि। मापने योग्य। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लक्ष्य पा लिया है? क्या आप ट्रैक कर सकते हैं? आंकड़े, रुपया, समय इत्यादि। पाने योग्य। संघर्षपूर्ण है पर असंभव नहीं। उपलब्धियों के लिए समय सीमा भी सही होनी चाहिए। प्रासंगिक। क्या यह लक्ष्य हासिल करके आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों एवं जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे? समयबद्ध। आप कब तक अपने लिए इच्छित परिणाम चाहते हैं? नियत यानी डेट फिक्स करें, महीना फिक्स करें और साल भी हो सकता है। आपका लक्ष्य जो भी हो उसे ऊपर लिखे दिशा निर्देशों के अनुसार स्मार्ट लक्ष्य की ओर परिणित करें और आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए स्मार्ट लक्ष्य ज़रूर बनाइए। लिखित लक्ष्य, उसे लिख लें। लिखित लक्ष्य अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत में बदलने का एक जरिया है। इससे ना हाँ में बदल सकती है, सपने योजना में बदल सकते हैं और योजना सच्चाई में बदल सकती है। इसे सिर्फ सोचे नहीं, लिख भी लें। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने के बाद आपने उसे लिखना भी चाहिए। अपने लक्ष्यों को एक नोटबुक या डायरी में, खुले पन्नों में या लैपटॉप में या स्मार्टफोन में या किसी पसंदीदा मोबाइल ऐप में लिख लें। सीधी सी बात यह है कि आपके लक्ष्य लिखे होने चाहिए। मार्क मैककॉर्मैक द्वारा लिखी एक पुस्तक व्हाट द डॉज टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1979 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पास किए गए विद्यार्थियों से पूछा गया क्या आपने अपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य एवं उन्हें पूरा करने के लिए प्लान बना लिए हैं। उनके जवाब कुछ इस प्रकार थे। 3% लोगों के पास लक्ष्य एवं प्लान थे। 13% लोगों के अपने लक्ष्य थे पर वह लिखे हुए नहीं थे। 84% लोगों के कुछ निश्चित लक्ष्य ही नहीं थे। 10 साल बाद जिन
3% लोगों के पास लिखित लक्ष्यों के और प्लान थे, वह औसतन अन्य 97% की कुल आय से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। सिर्फ अपने लक्ष्यों को लिखने मात्र से ही उन्हें निश्चित रूप से पाने की संभावना में कई गुना सुधार लाया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखा करें। अपने परिवार को अपने लक्ष्य प्राप्ति में शामिल करें। आपके पति पत्नी और बच्चे आपकी टीम का हिस्सा हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में उनका सहयोग ज़रूरी है। अपना लक्ष्य बनाते समय उन्हें साथ में शामिल करें। वे जितना हो सकता है आपकी मदद करेंगे और जिस समय आप घर से बाहर हैं और अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो वह समझेंगे कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे, आप पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इससे आपको अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। एक बार जब आपने अपने लक्ष्य लिख लिए, उसमें थोड़ी जान लेकर आइए। यह स्पार्क आपको उन्हें और जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए। हर प्रोग्राम में घोषणा करिए। उन्हें हर रोज़ पढ़ें। उन्हें अपने पास रखें। स्पार्क बहुत आसान है। नंबर 1, अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए। चाहे आप अकेले हों या सबके बीच अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा बात करें। सेकंड, अपने लक्ष्य को 2x4 और 3x5 साइज़ के पैकेट कार्ड्स यानी पॉकेट कार्ड्स में लिखें और उसे अपने साथ रखें। जहाँ भी घूमने या काम करने के लिए जाते हैं, आपको जब भी लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उन्हें हर प्रोग्राम में अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। चाहे वह कोई बड़ा कार्यक्रम हो या घर की कोई मीटिंग हो, आप किसी से भी आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हों, हर जगह अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। ऐसे लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है जिसे पता है वह ज़िंदगी में किस तरफ जा रहा है। आप जब अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो इससे आपका स्वयं के प्रति भरोसा एवं दृढ़ विश्वास झलकता है। अपने लक्ष्य को रोज़ पढ़ें। अपने दिन की शुरुआत और अंत में अपने लक्ष्य को पढ़कर करें। इससे आपके सचेत मन को आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्य जाते रहेंगे और आपका अवचेतन मन जो आपके चेतन मन से ज़्यादा प्रभावी है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेगा। अपने लक्ष्य को अपने आसपास रखें। पोस्टर्स बनाएं, उन्हें जहाँ जहाँ हो सके चिपकाएं, चाहे अपने घर में या अपने स्टडी रूम में, काम करने वाली जगह पर, उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल होम स्क्रीन पर, व्हाट्सएप डीपी और चाहे फेसबुक प्रोफाइल पर बनाएं। उसे हर तरफ देखकर आपको अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास और मजबूती मिलेगी। इससे यह आपके अवचेतन मन में भी जगह बना पाएगा। निर्णायक लक्ष्य। अब मैं आपको लक्ष्य प्राप्ति के अगले लेवल में ले जाऊंगा, जिसे निर्णायक लक्ष्य कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य तय कर ही रहे हैं तो क्यों न निर्णायक लक्ष्य तय किए जाएं। वह लक्ष्य जिससे आप बहुत बेहतर बन सकते हैं और उन्हें पूरा करने के दौरान आप एक अलग और कमाल के इंसान बन जाएंगे। ऐसे लक्ष्य जो आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। लक्ष्य जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो आप दुनिया को जिस नज़र में देख रहे हैं, जिस नज़र से देख रहे हैं, वह नज़रिया बदल जाएगा। यह लक्ष्य इतने बड़े हों कि एक बार उन्हें पा लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी। एक डिक्शनरी के अनुसार निर्णायक लक्ष्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो वे आपकी ज़िंदगी या आपकी कंपनी की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। ये आपको गुमनामी से बेशुमार प्रसिद्धि तक ले आते हैं। ये आपके लिए वह दरवाज़ा खोल देते हैं जो आप पहले बंद थे। वह आपको चोटी के 1% अचीवर्स की श्रेणी में ले आते हैं और अचानक आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी सब जगह चर्चा हो रही होती है। निर्णायक लक्ष्य प्राप्ति की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो यह नहीं जो लक्ष्य प्राप्ति से आपको मिलता है, पर आप इस सफ़र के दौरान जो बन जाते हैं वो बेमिसाल है। जब आप एक सफल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशा में काम करते हैं तो आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद पूरी तरह से बदलना होगा।
आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बड़े परिवर्तन के मार्ग से जाना होगा और यह कमाल है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जिस चीज़ पर निगाह डालते हैं उन सारी चीज़ों को आप हासिल भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के पास लोगों को सफलता और निर्णायक सफलता दिलवाने का कई दशकों से प्रमाण है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने अभी तक क्या हासिल किया है आदि। फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि क्या आपके पास कोई सपना है और क्या आप अपने सपनों के लिए सिस्टम के तहत काम करने को तैयार हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, अब बड़ा सोचने का समय आ चुका है। अब आप कुछ बड़े, बोल्ड और ज़िंदगी बदल देने वाले लक्ष्य बनाएं और उनकी तरफ काम करना शुरू कर दें। आप क्यों नहीं शुरू करते और अभी क्यों नहीं? जब आप अपने लक्ष्य पा लें तो ज़रूर कुछ लिखें, मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। अविश्वसनीय लक्ष्यों से आपकी छिपी शक्तियाँ सामने आती हैं। मुझे मई 2006 में बिज़नेस शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस था कि 13 महीने पीछे रह गया मैं। इसकी भरपाई करने के लिए मैंने एक ज़बरदस्त, असंभव सा प्रतीत होने वाले लक्ष्य बनाए और मैं 3 महीने में एक ख़ास लेवल हासिल करूंगा। एक लेवल जिसे कंपनी के 99% लोग कभी छू भी नहीं सकते और वहां तक पहुंचते भी नहीं हैं। उन्हें इसके लिए 3 से 5 साल लगते हैं। मैंने धुआंधार तरीके से एक दिन में 16 से 18 घंटे प्रेजेंटेशन दिखाए। मैं नौकरी पर भी जाता था और मुझे अभी अभी अपनी संतान की प्राप्ति हुई थी, पर उन महीनों में मुझे खुद यह नहीं पता कि मैंने कब खाया और कब क्या किया। मैं कार में सोया तो कभी ऑफिस कॉन्फ्रेंस टेबल पर, मैं अपनी ऑफिस मीटिंग में भी सोते हुए पकड़ा गया क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था और मैं 500 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाता था। वो एक पागलपन और जुनून था। मुझे यह नहीं पता कि कैसे हुआ, मुझ में वह शक्ति कहाँ से आई, पर 14 हफ्ते के भीतर मैंने उत्तर भारत में रिकॉर्ड कायम किया। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरे लक्ष्य की शक्ति थी। अविश्वसनीय लक्ष्य मेरे भीतर छुपी सर्वोत्तम क्षमता को बाहर निकालते हैं जो शायद अन्यथा कभी बाहर नहीं आती। हमारे लाइव इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर्स एकेडमी के दौरान हम आपके लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे अभ्यास करते हैं और प्रत्येक प्रतिभागी एक अनुकूलित कार्य योजना के साथ वापस जाता है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचे ख्वाब देखना और उन्हें पूरा न कर पाना नहीं है, खतरा है छोटे सपने देखना और उन्हें पा लेना। 5th पॉइंट है बड़ी उम्मीदों की शक्ति। लोगों से बड़ी उम्मीद रखें और वास्तव में रखें, वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सब कुछ करेगा। दीपक बजाज। जीवन में सब कुछ उम्मीदों से ही शुरू होता है। आप इस बिज़नेस में इसलिए आए हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से कुछ बड़ा करने की उम्मीदें रखते हैं। आप इस बिज़नेस को करते रहेंगे जबकि काफ़ी लोगों ने इसे छोड़ दिया क्योंकि आपको लगता है कि यह बिज़नेस आपकी बड़ी आशाएं और सपने पूरे करेगा। इसलिए स्वयं से बड़ी उम्मीद करें, ज़िंदगी से बड़ी उम्मीद करें, भगवान से बड़ी उम्मीद करें और दुनिया से भी। हर मीटिंग से बड़ी उम्मीद रखें, हर सहयोगी से बड़ी उम्मीद करें, हर प्रोग्राम में भी बड़ी उम्मीद करें। जब भगवान ने भी आपको चुनने की शक्ति दी है तो क्यों न बड़े की उम्मीद करें। मैंने बार बार यह देखा है कि लोग उनसे की गई अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों से बार बार यह कहते हैं कि वो यह कर सकते हैं और जो चाहे हासिल कर सकते हैं, धीरे धीरे वह आपकी अपेक्षाओं पर विश्वास करने लगते हैं और उन पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वोत्तम देते हैं। इसलिए हमेशा ही लाभदायक होता है कि बड़े की अपेक्षा करें। बड़ी अपेक्षाएं
आपके पूरे शरीर में दिखनी चाहिए, आपके चेहरे से, आपकी ऊर्जा से, आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों से, यहाँ तक कि आपके आसपास की सभी चीज़ों से। आप में से दिन रात हर समय बड़ी अपेक्षाओं की आभा निकले। हर कोई भी जो भी आपसे आपके पास से गुजरे अपेक्षाओं से भरे आपके आभा मंडल से अछूता न गुजरे। धीरे धीरे आप अपने पास की चीज़ों को बदलना और बदलते हुए पाएंगे और इस रवैये में हुए बदलाव से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ज़िंदगी से, बिजनेस में या लोगों से बड़ी उम्मीदें सकारात्मक और आशावादी सोच का संकेत है और यही सारे गुण आपके बहुत सारे प्रशंसक बनाते हैं और इस कारण लोग आपसे जुड़ते हैं। तब क्या किया जाए जब लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते? कृपया यह नोट करने कि आपकी टीम के हर व्यक्ति का प्रदर्शन और उसका काम आप दोनों की अपेक्षाओं और कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक कहीं पीछे रह जाता है तो परिणाम इच्छा अनुसार नहीं आएंगे। आप लोगों के गुरु बन सकते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा समर्थन दे सकते हैं, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी उनकी मदद कर सकते हैं। पर अगर दूसरा व्यक्ति के सपने, समर्पण, कड़ी मेहनत करने या स्वयं से किसी प्रकार की कोई अपेक्षाएं ही नहीं हैं तो सिर्फ आपकी अपेक्षाओं से सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से अच्छे की ही अपेक्षा करें, पर आप अपना जीवन, अपना समय और ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित रखें जो स्वयं से ज़्यादा उम्मीद रखते हों। कुछ लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आज काम नहीं कर रहे, पर याद रखें आपके बिजनेस में समृद्ध आपसे एक कदम दूर है और हमें ये नहीं पता कि कब किसका बिजनेस और जीवन पलट सकता है। इसलिए अपनी आशाओं को हमेशा जीवित रखें। हजारों लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभव में मैंने बेहतरीन परिणामों को पाने के लिए एक प्रभावी तरीका बनाया है जिसे मैं E2R का नियम कहता हूँ। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयत्नों की गुणवत्ता और मात्रा आपकी अपेक्षाओं के सीधे आनुपातिक होती है, जो फलतः परिणामों को निर्धारित करती है। आमतौर पर किसी काम के लिए हमारी प्रतिबद्धता और प्रयासों की गति उस काम के परिणामों की हमारी अपेक्षा पर निर्भर करती है। अगर किसी काम पर जो 0 परिणाम की उम्मीद हो तो आप उसके लिए 0 प्रयत्न करेंगे। सामान्य परिणामों की उम्मीद के लिए सामान्य से प्रयत्न होंगे और बड़ी परिणामों के लिए उम्मीद हो तो आप अभूतपूर्व प्रयास करेंगे जिससे अपार सफलता मिलेगी। आपकी अपेक्षाओं का आकार और आपकी अपेक्षाओं पर आपका विश्वास यह निर्धारित करेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास करेंगे। फिर आपकी कोशिशों की गुणवत्ता एवं मात्रा आपकी उपलब्धियों से आकार को निर्धारित करेगी। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू कीजिए और इससे हमेशा के लिए चीज़ें बदल जाएंगी, यानी आपकी जो हैं हमेशा के लिए चीज़ें बदल जाएंगी। बड़ी आकांक्षाओं बड़े प्रयासों को जन्म देगी और बड़े प्रयास अभूतपूर्व परिणामों को अंजाम देंगे। तो अब चलते हैं लेसन नंबर 12, संचार और रिश्ते। किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। अपलाइन और डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सर्वप्रथम अंग है। यह ऑक्सीजन की तरह होता है। हमारा बिजनेस गतिशील है, हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है और हमारे बिजनेस में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। अपलाइन और डाउनलाइन को हर समय पता रहना चाहिए कि टीम और टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वही टीम बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत से बनती है। जहां अपलाइन और डाउनलाइन आपस में हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं। खासकर बिजनेस के पहले कुछ महीने संचार किसी भी रिश्ते का आधार हैं और रिश्ते और बिजनेस दोनों जिंदा रहते हैं। हम किसी भी समय रिश्ते को शुरू कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर वह तब एकदम ज़रूरी बन जाते हैं जब चीज़ें सही नहीं चल रही हों। मैंने यह अनुभव किया है कि जब समय कठिन हो सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं और जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत और स्थायी बनाता है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है।
अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल और बेचने का काम रह जाएगा। इस बिज़नेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं, आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें कि आप देखें कि आपका बिज़नेस आकाश छू रहा है। आप अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाएं। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा है कि अब पहले रिश्ते बनते हैं और फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपकी टीम का सदस्य बन जाता है। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है। उन सब में अपने अलग अलग नीतियाँ, अनुभव और संघर्ष हैं। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वह भली भांति काम भी नहीं कर पाएंगे। रिश्ते बनाने में समय और प्रयास दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग और वह सारे गुण चाहिए जो इस किताब में एक सफल नेटवर्कर के लिए लिखे गए हैं। लोगों को पहल दें। यह याद रखें कि व्यक्ति ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, न कि उत्पाद व्यक्ति को। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। अपने लोगों की फिक्र करो और अपने रिश्ते संवारो। लोगों के बराबर संपर्क बनाए रखो। उनके घर जाओ, एक साथ त्यौहार मनाओ, उनके अच्छे और बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो। टीम के सदस्यों को संभालने अभिभावकों का अपने बच्चों को संभालने जैसा है। टीम के एक सदस्य को बनाना एक बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में बड़े करने जैसा है और जल्दी ही यह रिश्ता एक पिता और जवान बच्चे के बीच जैसा हो जाता है। इस अक्षमता को भी विकसित करें कि कब हस्तक्षेप करना है और कब स्थितियों को ऐसे ही चलने देना है। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक खाता बनाए रखें। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय 1 पॉइंट के रूप में हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है और आप जब भी कुछ बुरा करते हैं तो आपके इस अकाउंट से 10 पॉइंट कम हो जाते हैं। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट सभी सहयोगियों के साथ हमेशा सकारात्मक कर्मों से भरा होना चाहिए। लोगों को ऊपर उठाएं, एक ऊर्जा का स्रोत बने, आशा और सकारात्मक के प्रचारक बने। आप लोगों को पहले से बेहतर बनाकर भेजें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे एकमात्र संसाधन लोग हैं और हम जो भी करें उन्हीं के साथ होते हैं। उनके साथ हर बातचीत हम पर भरोसा, आशा, सकारात्मक और विश्वास बढ़ाती है। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मजबूती एवं नामंजूरी से निकलने में सहायता मिलती है। चाहे वह व्यक्तिगत बैठक हो या फ़ोन कॉल, जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उन पर आपकी सकारात्मकता का प्रभाव छोड़ें। लोगों की तारीफ़ करने की यह संभव कोशिश करें। जब भी लोगों से बात कर रहे हैं उनका आंकलन ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। याद रखें कि किसी रिश्ते को बनाना और उसका पालन करना एक कला और इससे आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। आप इस कला में अभी जितने भी अच्छे हैं पर इसमें और अच्छा बनने की संभावनाएं हमेशा लगी होती हैं। एक एक रिश्ता जोड़ते हुए अपना विकास करें। अगर आप लोगों को आंकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने का समय ही नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, न आप न मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा देखें और उसे कहें। आपकी ज़िंदगी रुपयों और रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। संबंध इक्वल टू लाभ और स्थिरता। मैंने अपने बिज़नेस के पहले ही दिन 2 लड़कों को बिज़नेस में स्पॉन्सर किया था और उनमें से एक गौरव मेहरा। गौरव एक शानदार इंसान है और उसमें एक अग्रणी इंस्टीट्यूट से MBA किया है। गौरव मेरी कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहे थे। हमारे बिज़नेस में वह सब कुछ सही कर रहा था पर ना जाने क्यों उसका बिज़नेस लगभग 2 साल तक सही नहीं चला। उनकी ज़िंदगी में
टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अपनी टीम के सबसे नए लीडरों से संवाद करने की शक्ति के बारे में महसूस हुआ। उसने टीम में सभी लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया, चाहे उसका कोई भी पद हो, स्थान हो या टीम हो। फिर अगले 6 महीनों में उसका बिजनेस ऐसा आगे बढ़ा, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संबंध किसी भी व्यवसाय का मुख्य तत्व है। लेसन 13, पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर निजी स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। वो लोग जो इंडस्ट्री के शीर्ष पर पहुंचते हैं वह पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम शुरू करने के बरसों बाद भी जारी रखते हैं। दीपक बजाज। अपनी निजी सूची में नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की शुरुआत है और सभी इस बिजनेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। चूंकि इस बिजनेस में नामंजूरी की भी संभावना होती है, इसलिए लोग पहल निजी स्पॉन्सरिंग में झिझकते हैं और जिन लोगों ने पहले यह कर रखा है वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसलिए जैसे ही टीम में 2 से 6 लोग हो जाते हैं, अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम संभालने लगते हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता बहुत ही खतरनाक है क्योंकि तब आपका बिजनेस 2 से 6 लोगों की मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। इससे आप बिजनेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं। इससे टीम में गलत संदेश जाता है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी दुनिया उनकी टीम होती है। जब टीम में 4 से 5 लोग हो जाते हैं तो यही टीम उनकी दुनिया बन जाती है। दीपक बजाज। अगर आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी आमदनी देता रहे, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत बनानी होगी। 1% से भी कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं और वो अपनी कंपनी के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं और बेशुमार इज्जत, आय, मान सम्मान और शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप इस कला को सीख गए तो पूरी जिंदगी आप इस बिजनेस में शीर्ष पर रहेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 मुख्य फायदे हैं। नंबर 1, यह बहुत ही फायदेमंद है। दुनिया भर में सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान्स में अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ज़्यादा लाभ होता है। अपने द्वारा स्पॉन्सर किए गए सारे नए लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में सही फैलाव और गहराई में लगाने से आपको ज़्यादा आय मिलती है और रैंक में वृद्धि होती है। सेकंड नंबर, इससे टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। इस बिज़नेस में हम अपने कोई अनुयायी नहीं बनाते, हम लीडर बनाते हैं। जब आप किसी को लीडर बनाते हैं तो फिर वहाँ से अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए और लीडर को ही अपनी टीम संभालने दीजिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता और आप अपने ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं तो आप नई टीम बनाते हैं और अपने पुराने सहयोगियों को थोड़ा आज़ादी देकर उन्हें एक बेहतर लीडर के रूप में विकसित होने देते हैं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग से काम का सही माहौल बनता है और इससे व्यक्ति सही प्रकार से काम करने में व्यस्त रहता है। थर्ड पॉइंट, आपको अपने बिजनेस में स्थिरता तब मिलती है जब अलग अलग स्थानों से एक ही समय में कई टीमें एक साथ काम कर रही होती हैं। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता है जिससे आपके बिजनेस में स्थिरता आती है। फोर्थ, यह गति देता है। जब आपकी नई पर्सनल टीम होती है और आपके प्रयासों के साथ वह कमाल करने लगती है तो इससे आपकी पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है कि वह और उत्पादकतापूर्ण काम करे और पूर्ण संस्थान में एक सही गति लेकर आए। लगातार निजी स्पॉन्सरिंग की संस्कृति से आपका बिजनेस में तीव्रता आने की गारंटी होती है। फिफ्थ पॉइंट, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर आप किसी को निजी रूप से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस समय उस व्यक्ति को एक कुशल नेता के रूप में विकसित करेंगे क्योंकि वहां आप उनके रोल मॉडल होंगे और वह सीधे आपकी कॉपी बनना चाहेंगे। अगर आपके निजी व्यक्तित्व का प्रभाव आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पर पड़ेगा तो इससे आपकी टीम काफ़ी उत्पादकता और क्षमतावान होगी। सिक्स्थ पॉइंट, हर बार जब आप कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो
तो आप एक बार फिर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। इससे आप बिज़नेस से बुनियादी तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे आपके बिज़नेस को जीवन भी मिलेगा। आप जब स्टेज पर खड़े होकर फील्ड वर्क से संबंधित बात करेंगे तो आपकी बातों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा। आप इस बिज़नेस में किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे और इससे आप में एक नए स्तर का आत्मविश्वास और आशावाद भी भर जाएगा। 7वां पॉइंट, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी स्थिति को खुद जीना। जब आप स्वयं निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी टीम के सारे लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी शुरू कर देते हैं। इससे आपकी टीम में सही माहौल तैयार हो जाता है और कुछ हफ्तों या महीनों में आपकी टीम के भीतर अविश्वसनीय उन्नति देखेंगे। 8वां पॉइंट, हर नया व्यक्ति अपने साथ नई ऊर्जा, नई आशाएं लेकर आता है। तो हमारे साथ जितने नए लोग होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा और आशाएं साथ में होंगी। आप तभी प्रशिक्षण दे सकते हैं जब आपके पास व्यक्ति हैं, और संस्थान में निजी स्पॉन्सरिंग से ही और लोगों को लाया जा सकता है। निजी स्पॉन्सरिंग का संबंध हमारे रवैये और विश्वास से है। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को बेचने से बांटने में और फिर बांटने से सेवा में बदलते हैं तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुश्किल लगती है तो विश्वास मानिए सभी को यह मुश्किल ही लगती है, इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। पर टॉप के अचीवर्स इसे फिर भी करते हैं। यह वास्तव में अपने डर पर विजय पाना है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अन्य आदतों की तरह निजी स्पॉन्सरिंग भी एक सीखने वाली कला है, और अगर आपने कुछ हफ्तों तक यह कर ली तो यह एक आदत बन जाएगी। अगर आप कम से कम एक नए व्यक्ति की हर हफ्ते या एक पखवाड़े में निजी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इससे बिज़नेस में आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वही लोग इस बिज़नेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो निजी स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाते। अगर आप या आपकी टीम का कोई व्यक्ति इस बिज़नेस में स्वयं को रुका हुआ है महसूस करता है या बिज़नेस धीमा चल रहा है तो निजी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दें। आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से वापस उठने लगेगा। यह एक लत की तरह है, एक बार आप यह करने लग जाएं तो इसे रोक नहीं सकते। हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में लगे रहिए। अगुवाई करने का अर्थ इतनी तेज दौड़ता है कि आप अपने लोगों से काफ़ी आगे रहें। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अपने बिजनेस को नए मुकाम पर लेकर जाएं। हर 6 महीने में एक महीने निजी स्पॉन्सरिंग करें, जहां उस महीने 20 से 30 लोगों को स्पॉन्सर करें। फिर बचे 5 महीनों में आप इन्हें सिखाकर अचीवर बना सकते हैं और उन्हें अपने जैसा बना सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिज़नेस में सबसे सशक्त और उच्चतम लाभ देने वाली प्रक्रिया है। इसे कम से कम 3 साल तक करते रहें और जब तक हो सके इसे चालू रखें। इससे आप अपने बिजनेस के राजा बन जाएंगे। निजी स्पॉन्सरिंग एक मानसिक गेम है। एक समय मेरा बिजनेस स्थिर था, पर मेरी आय पर्सनल स्पॉन्सरिंग की कमी के कारण नहीं बढ़ रही थी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ मुंबई से संकेश वायल नामक एक ऐसे लीडर से मेरी बात हो रही थी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता था। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चूंकि मेरी आय बढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैं अब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग को एक सजा के तौर पर लेता था। पर सच्चाई यह है कि अगर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं लोगों को अपने साथ काम करने के अवसर नहीं दे रहा तो वे किसी और के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो उन्हें शायद मेरी तरह मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं। मैंने यह महसूस किया कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग कोई सज़ा नहीं है, यह लोगों की ज़िंदगी में खुशी और संपन्नता लाने का तरीका है। आज मैं निजी स्पॉन्सरिंग का मास्टर हूं और मैं निरंतर निजी तौर पर लोगों को स्पॉन्सर करता हूं और हर सप्ताह मैं कम से कम नए सहभागियों को स्पॉन्सर करता हूं, उनके साथ काम भी करता हूं। मुझे इससे प्यार है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। चैप्टर 14, गहरी नींव।
किसी इमारत की ऊंचाई उस इमारत की नींव एवं उसकी मजबूती के सीधे आनुपातिक होती है। अगर आप ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी एक मजबूत और गहरी नींव रखनी होगी। उसी तरह आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आपको और आपके परिवार को तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एक स्थायी और हमेशा बढ़ते रहने वाली आय का स्रोत हो, तो आपको उसका निर्माण मजबूती और गहराई से एक सही नींव के साथ करना होगा। गहरी नींव बिजनेस के विकास में एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जहां हम एक ही लाइन में एक के नीचे बहुत सारे लीडर्स की टीमें तैयार करते हैं, जो एक मजबूत लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बन जाती है, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हुए आपस में जुड़कर काम करते हैं। ये सारे लीडर अपनी अलग अलग टीम को संभालते हैं और साथ में एक दूसरे से जुड़े रहकर एक मजबूत, स्थायी और हमेशा आगे बढ़ने वाला एक संस्थान बनाते हैं। गहरी नींव करने का उद्देश्य विभिन्न टीमों को एक दूसरे के नीचे एक प्रकार काम कराना है कि सभी टीम लीडर्स एक दूसरे से जुड़े रहें और साथ में आपसे भी जुड़े रहें। गहरी नींव के 4 प्रमुख फायदे हैं: स्थायित्व, तीव्र गति, सुरक्षा और सही डुप्लीकेशन। स्थायित्व और तीव्र गति, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहले सुनिए। आपके काम में उच्चतम स्तर पर स्थायित्व तब आएगा जब आपके पास बहुत सारी टीम एक दूसरे के नीचे काम कर रही होगी। ये टीमें स्वतंत्रता से काम करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संस्थान के रूप में काम करेंगी। जब यह सारी टीम एक साथ काम करना शुरू कर देती है तो आपकी टीम रफ्तार पकड़ लेती है। चूंकि ये सारी टीमें स्पॉन्सरशिप की एक लाइन में काम करती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, अगर कुछ टीमें तेजी से काम नहीं भी करती तो वे अन्य टीमों को काम करते देख अपना सर्वोत्तम देने लगती हैं। मैंने देखा है कि हर टीम का अपना अच्छा और बुरा समय दोनों होता है। अगर कोई एक टीम काम कर रही है तो आप उन्हें अन्य ग्रुप की तीव्रता के साथ मिलकर उन्हें फिर से ऊपर ला सकते हैं। अगर आपने पुस्तक में दी गई सलाह के अनुसार तरीके से नींव रखी तो आपके बिजनेस में पूरे साल तीव्रता रहेगी। सुरक्षा और सही प्रतिरूप, चूँकि आपका हर टीम एक से एक व्यक्तिगत संबंध होता है और आप दैनिक रूप से उनकी असली सच्चाई भी जानते हैं, इसलिए आप हर टीम के व्यक्तिगत विकास के लिए समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं। इससे टीम में आपकी पकड़ मजबूत बनी रहती है और बिजनेस सुरक्षित रहता है। चूँकि आप सारी टीम और उसके सारे बड़े लीडर्स को स्वयं देख रहे हैं, आप उन सबको इक्वालिटी लीडर बना सकते हैं। उन सब के पास काम करने का एक सही माहौल होगा, क्योंकि वे सब आप जैसा कर्तव्य निष्ठा को कॉपी करना चाहेंगे। जब यही लीडर अपनी स्वयं की टीम में और लीडर्स बनाएंगे तो अपनी टीम में एक कमाल का प्रभाव पड़ेगा, जो आपको सुरक्षा, शानदार लीडरशिप और काम में गति देगी। किस प्रकार सही गहराई बनाएं? जैसे ही आपकी टीम में एक नया साथी जुड़ता है, सफलता की प्रक्रिया में समझाए गए नियमों के अनुसार उनके साथ उनकी लिस्ट पर काम कीजिए और उनको अन्य लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद कीजिए। जब आपको उस व्यक्ति के जरिए कुछ लोग स्पॉन्सर किए हुए मिलते हैं तो आप उन लोगों की सबको सफलता की प्रक्रिया समझाएं और फिर उन्हें उनके पहले कुछ अपॉइंटमेंट लेने में मदद करें। इस स्टेज में आपके पास बहुत सारा काम होगा, क्योंकि आपके पहले डिस्ट्रीब्यूटर और उनकी टीम के लोग एक के बाद एक अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। अगर आप सबको बराबर सहयोग देते रहेंगे, उनमें से कुछ अपने आप लीडर बनकर निकलेंगे, जिनके बड़े सपने होंगे, अलग रवैया होगा और साथ ही एक अलग स्तर की प्रतिबद्धता भी होगी। इन सारे गुणों को पहचान आप अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर की टीम से 2 से 4 अच्छे लीडर चुनेंगे और फिर उन लोगों के साथ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आपने पहले व्यक्ति के साथ की है। तब तक आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10 से 15 मीटिंग कर ली होंगी। वह स्वतंत्र रूप से अपने प्लान दिखाने में लग जाएगा। जब वह अपनी टीम की मदद कर उनमें से लीडर बना रहा होगा, तब आप टीम की गहराई में जाकर और लीडर तैयार कीजिए। लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं, एक बार में एक ही पाएंगे।
वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को सिखाते रहें, निरीक्षण करते रहें कि वह व्यक्ति वही सारी चीज़ें कर रहा है जिसकी आपने उसे ट्रेनिंग दी है। साथ साथ आप वही काम फिर उसी की टीम के दूसरे व्यक्ति के साथ भी शुरू कर दें और उस चुने गए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित कर उसे एक स्वतंत्र लीडर बना दें। आप यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक एक स्पॉन्सरशिप की लाइन में 8 से 10 स्वतंत्र लीडर ना बन जाएं। स्पॉन्सरशिप की लाइन में एक दूसरे के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे और आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिबद्धता उन्हीं के साथ रखें जिन्हें आपने उनके सपनों, प्रतिबद्धता और आपके सिस्टम के प्रति समर्पण को देखकर चुना है। आपको अपनी अन्य शाखाओं के लिए भी यह प्रक्रिया साथ साथ दोहरानी होगी। आप जैसे जैसे इस बिज़नेस को विकसित करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर इन नेताओं को चुनने की क्षमता अपने आप विकसित होती जाएगी और आप उन संकेतों को समझने लगेंगे कि कब वह तैयार है और पूर्णतः स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। हालांकि यह आपका निर्णय होगा कि आप उन्हें कब स्वतंत्र लीडर कहें, पर आप कुछ पैमानों के ज़रिए यह जांच कर सकते हैं कि एक माहिर स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। कोई विशिष्ट रैंक, कम से कम साप्ताहिक, मासिक आय, बिजनेस में फुल टाइमर्स, अलग अलग स्थानों में बिजनेस, सही बर्ताव, अपना प्रोजेक्टर या लैपटॉप, कार, ट्रेनिंग देने की क्षमता, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण, स्वभाव, ईमानदारी, अपनी टीम और क्रॉस लाइन के साथ इज्जत, सभी प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स और अपने टीम की शिकायतों को अपने स्तर पर दूर करने की क्षमता, अपनी टीम के लिए सही प्रोग्राम प्लान करने की क्षमता और आपका उनसे और उनका आपसे और टीम से एक अच्छा रिश्ता। 1 तोला सोना पाने के लिए आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। सही लीडरों को पाने के लिए गहराई तक खोदने के पीछे एक और कारण है, सही लीडरों तक पहुंचना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी का स्वागत है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ बिजनेस शुरू और बंद करने में कोई खास लागत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए साधारणतः किसी निवेश की ज़रूरत नहीं, कोई बायोडाटा नहीं, कोई बैकग्राउंड की जांच नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो कोई भी है डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका स्वागत है। यही इस इंडस्ट्री की मुख्य पहलू हैं और मैं यह बहुत पसंद करता हूं, पर यही पहलू कभी कभार बिजनेस में एक कमी भी बन जाती है। सामान्यतः लोगों को जब अपने पहले 2 से 6 लोग मिल जाते हैं तो वह यह सोचकर नए लोगों की भर्ती करना बंद कर देते हैं कि अब उनके सहकर्मी काम करेंगे, उनमें से कुछ लोग करेंगे और कुछ नहीं भी। कभी कभी वह सारे 2 से 6 लोग भी उस तरह काम नहीं करते जिस तरह आप शुरुआत के कुछ सप्ताहों में उम्मीद करते हैं। अपने पहले कुछ सहकर्मियों के आधार पर लोग बिजनेस के लिए अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बिजनेस में आ तो सकता है पर कोई सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में किसी वित्तीय निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसके लिए नियमित गतिविधियां, कठिन मेहनत, प्रतिबद्धता, समर्पण, त्याग आदि चाहिए होता है। जब आप अपनी टीम में गहराई में जाकर काम करते हैं तो आप उनके अच्छे लोगों को खोज पाएंगे जिनके पास सही गुण हों। कभी कभार ऐसे अच्छे लोग उच्च स्थान पर में बैठे लोगों के ध्यान आकर्षण में कमी के कारण बिजनेस को छोड़ देते हैं। एक बार जब गहराई में जाकर आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए अपना 100% समय, ऊर्जा और ध्यान दे सकते हैं और उन्हें स्वतंत्र लीडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछकर टीम में गहरी नींव की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। एक ही ब्रांच की अलग अलग टीम A1 और A1 to A7 से कितने लोग इस इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। अपनी हर ब्रांच के लिए लगातार गहराई बनाते रहें और आप ज़्यादा समय गंवाए बिना अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे और कुछ आपके साथ बिजनेस में इसलिए आएंगे ताकि वह आपको उनसे मिला दे जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस करेंगे। दीपक बजाज। गहरी नींव स्थिरता।
गहरी नींव में हमारी टीम में सबसे बड़े विशेषज्ञ गौरव बजाज हैं। उनके भीतर सही आदमी की पहचान का गुण है और जैसे ही उन्हें एक सही व्यक्ति मिलता है फिर उस व्यक्ति को एक बड़ा लीडर बनाना उनका मिशन बन जाता है। उनका मानना है कि यह बिजनेस गहरी नींव से ही चलता है। गहरी नींव के लिए हम बार बार वही करते हैं जो हमने अपने पहले सहभागी के लिए किया था। वह कहते हैं कि अगर हम पुस्तक में दी गई सफलता की प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे तो हम टीम में गहराई का निर्माण कर सकते हैं। यह बहुत सरल है। एक व्यक्ति को काम के लिए चुनें और फिर हम उसे जितना जल्दी हो सके एक स्वतंत्र लीडर बना दें। यह एक और प्रक्रिया है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इससे अलग अपने गतिविधियां करते हैं। वह अपनी कम आय या काम ना करने वाली टीम की शिकायतें ही करते रहते हैं। मैंने गहरी नींव की शक्ति को अपने कुछ दोस्तों में बखूबी देखा है। वह है ध्यालन TH और राजेश यादव। उनको एक नियत आय मिल रही है और संपूर्ण भारत में उनकी कई टीमें हैं जो एक दूसरे के नीचे काम कर रही हैं। लेसन 15 डुप्लीकेशन बिजनेस की रीढ़। लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे। लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ और किसी व्यक्ति के जैसी कॉपियां बनाते हैं। जैसे यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का मूल सिद्धांत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो यह है कि यह लीडर से अनुयायियों के सिद्धांत पर काम नहीं करता पर लीडर से लीडर के सिद्धांत पर काम करता है। आपको चाहे कोई भी इस बिजनेस में लेकर आया हो वह आपको अपनी जानकारी से थोड़ा ज़्यादा ही सिखाएगा। लीडर तैयार करने का एक बिजनेस में भी कोई विकल्प नहीं है, यह एक बिजनेस की ज़रूरत है। सच तो यह है कि डुप्लीकेशन के अभाव में नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी जैसा ही है। हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। चीज़ों को देखकर दोहराना मानव DNA का एक हिस्सा है और हम सब इस कौशल के साथ पैदा होते हैं और इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या आपने किसी बच्चे को चलना, बात करते, खड़े होते आदि सीखते हुए देखा है? इसके लिए न कोई स्कूल, न कोई भाषा और न ही कोई किताब होती है, पर बच्चे बहुत आसानी से डुप्लीकेशन के सिद्धांत से सब कुछ खुद ही सीख लेते हैं। बच्चे जब किसी को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो वह तभी उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वह हर नई चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं और जिस समय कोई कुछ नया करता हुआ दिखता है तो बच्चे का मन कहता है कि अरे इसको करने में मज़ा आएगा, चलो इसे करें। यह सीखने का सबसे सरल तरीका है। आप जो भी सीखना चाहते हैं तो कोई अन्य भी व्यक्ति जो इसे सही ढंग से कर रहा है बस उसे कॉपी कर लें और आप कुछ समय में इसमें मास्टर बन जाएंगे। बस यही डुप्लीकेशन है। लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अगर आप उसी व्यवहार को लंबे समय तक खुद में प्रदर्शित करते रहेंगे। एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के पास सबसे मजबूत टूल डुप्लीकेशन है। यहाँ तक कि अकेले इस शक्तिशाली टूल के इस्तेमाल से आप सही वातावरण और मनपसंद गति वाली एक शक्तिशाली टीम बना सकते हैं। कोई भी देश हो, संस्थान हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, हर जगह के लोग एक खास तरीके से बर्ताव करते हैं। इसे वहाँ की संस्कृति कहते हैं। अगर कोई एक आम आदमी एक ही तरह का से बर्ताव करता है तो उसे व्यवहार कहते हैं और जब पूरा संस्थान एक खास तरह से व्यवहार करता है तो उसे कार्य संस्कृति कहते हैं। आप अगर स्मार्ट हैं, सिलसिलेवार ढंग से काम करते हैं, कौशलपूर्ण हैं और खूब मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ कुछ हद तक ही कामयाब हो सकते हैं। पर अगर आपके संस्थान में अधिकांश लोग स्मार्ट बन जाते हैं, काम में लगे रहते हैं, कौशलपूर्ण हैं और मेहनत से काम करते हैं तो वह एक बड़े बिजनेस का स्वरूप ले लेते हैं। हर संस्थान में लीडर ऐसी ही कार्य संस्कृति की कल्पना करते हैं पर नेटवर्क मार्केटिंग के पास इसे ताले की चाबी होती है।
और उन्हें पता होता है कि कैसे काम का सही कल्चर बनाया जाए। इसी चाबी को डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन प्रतिलिपि बनना बहुत आसान है। आप जो भी करते हैं आपकी टीम भी वही कॉपी करती है। मज़ेदार बात यह है कि आप उन्हें जो भी सिखाएं पर वह वही करेंगे जो आप करते हैं। इसलिए आप अपने सहकर्मियों से जो भी कराना चाहते हैं आप उसे करना शुरू कर दीजिए, और जब भी आप उसे लगातार लंबे समय तक करेंगे आप देखेंगे कि आपका संस्थान वह ही सारी चीज़ें करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके सहकर्मी आपकी सारी चीज़ें कॉपी करेंगे। जिस तरह आप चलते हैं, आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, काम करने की आदतें, घूमने के तरीके, खर्च करने के तरीके, कार के संबंध में पसंद इत्यादि। अच्छे व्यवहार की जिम्मेदारी सिर्फ लीडर पर होती है, क्योंकि हर टीम के अपने लीडर ही कॉपी होती है। मतलब जो लीडर होते हैं उन्हीं की कॉपी होती है। जैसा वो करते हैं दूसरे भी उनको देखकर वैसा ही करते हैं। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप अपनी टीम को बदलने की चिंता न करें, आप सिर्फ स्वयं को बदल लें और आप देखेंगे कि हर कोई आपके इस बदलाव को अपना रहा है। एक समय की बात है, एक $1 बिलियन कंपनी का अध्यक्ष था जो किसी रविवार को दोपहर कोई बिजनेस संबंधित अखबार पढ़ रहा था। उनका 8 साल का बेटा उसका पिछले 2 हफ्ते से इंतजार कर रहा था कि अब जब पापा घर आ गए हैं तो बेटा अपने पापा के साथ खेलना चाहता था और अपने पापा से लगातार उसके साथ खेलने को कह रहा था। पापा का अखबार पढ़ने को ज़्यादा मन लग रहा था और चाहते थे कि बेटा किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाए ताकि अगले 2 घंटे तक वह तसल्ली से अखबार पढ़ सके। अखबार के एक पन्ने में विश्व का मानचित्र था। उन्होंने उस मानचित्र को कई टुकड़ों में फाड़ दिया और अपने बेटे को उस मानचित्र को एक साथ जोड़ने के लिए कहा। उससे यह वादा किया कि अगर उसने उसको मानचित्र को जोड़ दिया तो वह उसके साथ खेलेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि पूरा दिन लगकर भी इस दुनिया में कोई भी इस मानचित्र को जोड़ नहीं सकता, और फिर वह पढ़ने लग गए। तब वह हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बेटा 5 मिनट के अंदर वापस आ गया और उन्होंने उस मानचित्र को कई बार जांच की। उन्होंने सारे टुकड़े सही देखे। जो बेटा वो सारे टुकड़ों को सही तरीके से लगा के लाया। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि उसने कैसे इस जटिल से मानचित्र को कुछ ही मिनटों के साथ जोड़ दिया। उनके बेटे का जवाब था, इस मानचित्र के पीछे एक आदमी का चेहरा था। मैंने वह आदमी ठीक कर दिया, दुनिया अपने आप ठीक हो गई। मैंने अपने कई सेमिनारों में सैकड़ों बार यह कहानी सुनाई है और हर बार इसमें इससे एक अलग तरह से प्रेरित होता है। एक बार आप जब खुद में सुधार लाना शुरुआत करते हैं सुधार लाने की, तो आपकी टीम अपने आप सुधरने लगती है। अगर कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा आपके व्यवहार के डुप्लीकेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं तो घबराइए नहीं। दोहराना कॉपी करने का समानार्थक है, और हमारे स्कूल सिस्टम की कार्यप्रणाली में हमें यह सिखाया जाता है कि कॉपी करना गलत बात है। स्कूल में जिसे अनैतिक माना जाता है उसे असली दुनिया में सहयोग कहते हैं। कभी कभी इसे टीम वर्क भी कहा जाता है, पर दशकों से मिली ऐसी सीख के कारण कुछ लोगों को कॉपी करने में तकलीफ होती है, पर अगर उन्होंने इससे होने वाले लाभ देख लिए तो वह भी करना शुरू कर देंगे। पर ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति की अपेक्षा किसी संस्थान की ओर से आए दिशा निर्देशों का पालन करने में आसानी होती है। आप ऐसे लोगों को अपने वरिष्ठ लीडर द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और जब ये लोग पूरे संस्थान के लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया देखते हैं तो सारे सीनियर्स को एक ही प्रकार के दिशा निर्देश पालन करते देखते हैं, तब वह भी तुरंत उनका अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए एक अच्छा अपलाइन और आपकी टीम का एक मजबूत और उच्च अक्षमताओं वाला सफलता सिस्टम एक विजयी जोड़ी के रूप में आपकी टीम में सही कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए काम करेगा।
कुछ अच्छे लोग इस बिजनेस में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह उसमें अपने ज़बरदस्त आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं। इन आइडियों को कामयाब करने के लिए एक सही स्तर की क्षमता चाहिए होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए यह आइडिया काम कर सकता है, पर अगर टीम उन्हीं आइडियों पर काम करती है तो उन्हें वही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए हम इस बिज़नेस में ज़्यादा अलग काम नहीं करते। हम साधारणतः वही काम करते हैं जो अनुकरण किए जा सके। सब कुछ सही करने के बाद कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनका व्यवहार बहुत अजीब होता है। ऐसे में सिद्धांतों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कुछ समय अजीब सा व्यवहार करते हैं। हम लोगों के बीच बिजनेस करते हैं और उनका स्वभाव, रवैया और परिस्थितियां बदलते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों को संभालने की कला सीखें और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके साथ साथ हमें सीखना भी है ताकि हम सही बिजनेस कर सकें। अपनी टीम की बड़ी सफलता के लिए कुछ अच्छे आइडियल का डुप्लीकेशन करवाएं। जैसे, मैं अपनी टीम का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला इंसान हूँ। मैं अपना पूरा काम अपने संस्थान के सिस्टम के अनुसार ही करता हूँ। मुझे जो करना चाहिए मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ। मैं वह नहीं करता जो अच्छा है, मैं वह करता हूँ जो दोहराया जा सके। हमेशा यह याद रखें कि डुप्लीकेशन एक दोधारी तलवार है। अगर आपकी अच्छी गतिविधियां दोहराई जाएंगी तो गलत गतिविधियां भी दोहराई जाएंगी। यहाँ तक कि आपके अच्छे काम को 25 से 30% लोग ही दोहराएंगे। वही आपने जो काम गलत किया होगा उसे लोग ज़्यादा मात्रा में दोहराएंगे। आपकी जानकारी में हो भी या जब किया होगा उसे लोग ज़्यादा मात्रा में दोहराएंगे। आपकी जानकारी में हो भी आपको यह नहीं पता होता तब भी लोगों की नज़र हमेशा आप पर होती है। आप स्टेज से भी कहते हैं, लोग उसे सुनते हैं, पर उसे शुरू करने और अपनाने से पहले वह आपको वैसा करते हुए देखना चाहते हैं। आपके उस बर्ताव को लोग बहुत जल्दी कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो आप तब करते हैं जब आप स्टेज पर नहीं होते। कभी कभी लोग फ़ोटोकॉपी मशीन की ख़राब क्वालिटी की शिकायत करते हैं। याद रखें कि अगर फ़ोटोकॉपी ख़राब है तो असली के भी ख़राब होने की संभावनाएं हो सकती हैं। आप कभी भी एक ख़राब ओरिजिनल से अच्छा फ़ोटोकॉपी नहीं निकाल सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ओरिजिनल पर आपका पूरा कंट्रोल है। लोगों की नेतृत्व करने की 3 प्रमुख तरीके होते हैं: उदाहरण द्वारा और फिर उदाहरण द्वारा। इंजन की गति इक्वल टू ट्रेन की गति। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी टीम इतनी तेज कैसे काम करती है। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि मैं बहुत तेज काम करता हूँ। मैं एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ और मेरी टीम मेरा अनुकरण करती रहती है। इसका परिणाम यह है कि एक तेज आदमी से मैं एक तेज टीम बना सकता हूँ। अभी भी मेरे पास कई नए लोग एक ही कारण से हर हफ्ते आते रहते हैं। वह तेज अचीवर बनना चाहते हैं और रिकॉर्ड समय में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। पार्ट 16, नसीहत। टीम को आपस में जोड़कर रखने वाली गोंद। दूसरों को उठाकर ही खुद उठा जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं नसीहत शब्द के बारे में जानता भी नहीं था, पर अब मैं यह समझता हूँ कि अगर आपने नसीहत के विचार को नहीं अपनाएंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में रह ही नहीं पाएंगे। नसीहत सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है और जिसे आपको अपने जीवन के हर घंटे इसका पालन करना चाहिए। मैंने अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए नसीहतों के सिद्धांत को सीखा और इससे नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र के अलावा भी मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं तो यह कहता हूँ कि आप आपकी ज़िंदगी में नसीहत को एक दर्शन मूल्य की तरह अपनाएं, जिससे ज़िंदगी में नए दरवाजे खुलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारे सुख अपनाइए।
जिनसे बहुत सारी खुशी मिलती है और इससे आपका बिजनेस आपके सपनों से भी बड़ा बनता चला जाता है। नसीहत देना, ऊंचा उठाना, ज्ञान देना और प्रोत्साहित करना। नसीहत देने से हम लोगों को ऊपर उठाते हैं। नसीहत के जरिए हम अपने आसपास के लोगों को आदर, प्रोत्साहन, प्यार और स्नेह देते हैं। हम ऐसे कभी भी कर सकते हैं, चाहे उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो अथवा बिना किसी काम के भी। हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं और व्यक्ति ही हमारा एकमात्र संसाधन है। हम हमेशा लोगों से ही मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से, स्टेज से, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में। यदि आपसे अनुरोध करूंगी कि हर बार आप जितना हो सके लोगों से बात करके उन्हें वह अवसर दें कि वह ऊंचा उठ सकें। अपनी ज़िंदगी में एक सिद्धांत अपनाएं, लोग किसी भी दिशा में आपके पास आएं पर आपसे मिलकर बेहतर होकर ही जाने चाहिए। सशक्त लोग अन्य लोगों को नीचे नहीं गिराते बल्कि उन्हें ऊपर उठाते हैं। हर व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति में हमेशा कुछ अच्छा ही दिखे, अच्छे की तलाश करना भी एक प्रकार का रवैया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप गहराई में देखते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। जब आपको कुछ अच्छा मिल जाए तो यह सुनिश्चित करें कि आप उसे उस व्यक्ति को भी बताएंगे। लोगों को अच्छे कामों के लिए श्रेय दें और कुछ गलत हो जाए तो उसका जिम्मा अपने सिर पर ले लें। वे जिस लायक हैं उन्हें उससे भी ज़्यादा श्रेय दें। हमेशा ऊपर उठाने वाले और उत्साहजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। हेलो से शुरू हुई बात से बाय कहने तक उन शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे उनका मनोबल बढ़े। जीवन में हमेशा ऊपर उठाने वाली शब्दावली का इस्तेमाल करें। थोड़े से भी सुधार की तारीफ करें और हर सुधार की तारीफ करें। किसी की भी प्रशंसा दिल से करें और खुलकर तारीफ करें। अपने अपलाइन को इज्जत दें, उन्हें और ऊपर उठाएं। हो सकता है कि आपके अपलाइन कुछ मामलों में आपसे ज़्यादा स्मार्ट ना हो, उनकी उम्र आपसे कम हो सकती है, आपकी अपेक्षा इतना पढ़ा लिखा या ज़्यादा पैसे वाले न हों, पर आपके अपलाइन ने आपका बिजनेस आपसे थोड़े पहले से सीखा है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो आपको इस बिजनेस में लाए हैं। अपने अपलाइन के प्रति विनम्रता दिखाएं। आप जो देंगे आपको वही वापस मिलेगा। आपको अपने डाउनलाइन से भी इज्जत नहीं मिलेगी अगर आप अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करेंगे। दिलचस्प की बात यह है कि आप एक व्यक्ति को इज्जत देंगे तो आपको कईयों से इज्जत मिलेगी। साथ में अपने अपलाइन की नसीहत और उनके लिए विनम्रता तब भी जारी रहनी चाहिए जब आप अपने अपलाइन से भी ज़्यादा ऊंचे रैंक पर आय पर पहुंच जाएं। अपने अपलाइन के लिए एक संपत्ति बने, एक ऐसी संपत्ति बने जिस पर वो हर अपलाइन गर्व करे। मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप कुछ ऐसे व्यक्ति बने कि अपने अपलाइन को भी प्रेरित करते रहें, हमेशा प्रोत्साहित करने वाला बने। दुनिया में पहले से बहुत कुछ आलोचक बैठे हुए हैं। नसीहत देकर आप लोगों के साथ अपने रिश्ते बना सकते हैं, आदर पा सकते हैं। नसीहत देना और अच्छी बातें कहना अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लीजिए और आप लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे। लोग आपके सुझावों का अनुकरण करने लगेंगे, आप इज्जत कमाएंगे, आपके पास बहुत सारे दोस्त बनेंगे और आप अपने बिजनेस के लिए सही लोगों को आकर्षित करेंगे। नसीहत देते रहें और ज़िंदगी में ऊंचा उठते रहें। खुशी एक ऐसा इत्र है, यानी परफ्यूम है, जो आप खुद कुछ बूंदे डाले बिना दूसरों पर छिड़क नहीं सकते। प्यार और सम्मान दें, प्यार और सम्मान लें। मेरी टीम में मैंने इतने बड़े लीडर चिंतन अरोड़ा एक विशेषज्ञ हैं। उनके पिछले जन्मदिन पर मैंने कई अन्य लीडरों के मुकाबले उनके पास ज़्यादा लोगों की ओर से शुभकामनाएं आती देखी। लोग फेसबुक पर बधाई संदेश लिख रहे थे और केक काट रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि चिंतन यही सब अपने अपलाइन के लिए हमेशा करता है। वह जो अपने अपलाइन को सबसे ज़्यादा सम्मान और आदर देता है, इसलिए उसे भी अपनी टीम से इज्जत और कई गुना में वापस मिलती है। मैंने भी लोगों को ऊपर उठाने के लिए अमेरिका के एक बड़े लीडर जिम डोर्नेन से बहुत कुछ सीखा है। पाठ 17, उधार न करने की नीति।
किसी दुश्मन को पैसा उधार दे दो, आपको उससे फायदा ही होगा। किसी दोस्त को दोगे तो उसे खो दोगे। इस बिजनेस का एक अनूठी खूबी है, इसमें कोई उधार खाता नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल जैसी चीज़ नहीं होती। आप कुछ लेते हैं तो आपको उसी समय उसके लिए पैसे दे देने चाहिए। इसके लिए कोई अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोग कुछ फालतू से बहाने देकर इस नियम को तोड़ देते हैं। इस बिजनेस को बहुत सालों से देखने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच पैसों के मामलों में कुछ गड़बड़ हुई है तो यह बिजनेस जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैंने कई होनहार बिजनेस लीडर के हाथों से उनका बिजनेस जाते देखा है। इसका कारण है टूल, प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम, टिक्स और अन्य चीज़ों के लिए पैसा उधार लेना या देना। ऐसा करने के पीछे आपके कई कारण हो सकते हैं और वो सारे कारण उस समय आपको उचित भी लगते हैं, पर मैं दृढ़ता से आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में अपलाइन और डाउनलाइन को किसी प्रकार का कोई लेन देन या उधार मत दीजिए और ना ही लीजिए। इस बिजनेस में किसी के पास भी अकाउंट बुक, खाता नहीं होना चाहिए। सारी पेमेंट साथ के साथ दी जानी चाहिए। कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने उत्पाद उधार पर नहीं देती तो आपका अपलाइन टीम के सदस्यों को किसी प्रकार का उधार क्यों दे। सारे टूल्स और प्रोग्राम टिकटों की एक कीमत होती है, इसकी एडवांस में कीमत अदा की जाती है, तो क्यों कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम के टिकट और टूल्स को उधार पे दे। इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे बुरी बात यह है कि जब यह होता है तो लगता है कि यह एक छोटा सा, ना बताने लायक या कोई नुकसान नहीं करने वाला काम है, पर थोड़े ही समय में यही काम लोगों के बीच गलत उम्मीदें पैदा करता है और इसमें टीम में गलत संस्कृति पनपती है। हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं और गलत आदतों को दोहराने की आदत अच्छी आदतों को अपनाने से 10 गुना ज़्यादा जल्दी लगती है। एक बार आपके संस्थान में लोगों ने यह आदत अपना ली तो यह बरसों की कोशिश से बने पूरे संस्थान को बर्बाद कर देती है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि किसी प्रकार के प्रोग्राम, टिकट, उत्पाद, टूल्स को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को उधार पर न लें। इससे सबसे बड़ा नुकसान उस बिजनेस को होगा जो वह और उसकी टीम आपके लिए करेगी। इसलिए सिर्फ एक वित्तीय सिद्धांत पर काम कीजिए। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच किसी भी तरह का कोई अकाउंट नहीं, किसी भी तरह का उधार न लीजिए और न ही दीजिए। कोई भी उत्पाद या इवेंट का टिकट सिर्फ सामने से पैसे लेकर ही दिया जाएगा। जब आप अपने सहकर्मियों को पैसा उधार देते हैं तो आप अपना पैसा और सहकर्मी दोनों खो देते हैं। अगर पैसा उधार दिया तो लीडर, टीम और भविष्य का सारा बिजनेस खो देंगे। लोग मुझे सबसे तेज लीडर कहते हैं। मैं लोगों पर भरोसा करने में भी सबसे तेज हूँ। यही कारण है कि मैंने टीम के कई सदस्यों को बहुत बार लोन दिया है, खासकर मेरे बिजनेस के शुरुआती के सालों में। हर बार मैंने यह सोचकर लोन दिया कि इससे लोगों की मदद हो जाएगी और मैं उस व्यक्ति को टीम में बचाए रखूंगा। रोचक बात यह रही कि उनमें से अधिकांश लोग बिजनेस छोड़कर चले गए और काफ़ी हानि भी हुई। मेरा पैसा भी गया, मेरी टीम भी गई और साथ में वह बिजनेस भी जो टीम भविष्य में ला सकती थी। इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के साथ यह सीखा कि अपने अपलाइन से कभी पैसा ना दो। इसलिए बिजनेस में कभी भी पैसे की उधार नहीं करनी चाहिए। पाठ 18, बहुतों को स्पॉन्सर करो पर कुछ को ही चुनो। अगर आप सही लोगों को चुनते हैं और उड़ने के लिए उन्हें पंख पसारने का अवसर देते हैं तो आपको उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपने बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या की है, क्या गलत किया है जिससे मुझे कई करोड़ का नुकसान हुआ और कई महीने, साल बर्बाद हो गए, तो मेरा साधारण सा जवाब होगा, गलत लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते रहना। यह ख्याल रहे, मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं एकदम भी किसी का यह आंकलन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है। मैं सिर्फ यह चुन रहा हूँ कि मुझे किसके साथ जिंदगी का एक भाग बांटना चाहिए और बिजनेस में किसके साथ अपनी
कीमती समय बिताना चाहिए। मैं ऐसा कहते हुए थोड़ा निष्ठुर लग सकता हूँ, पर यही सच है कि कुछ लोगों के सपने और प्रतिबद्धता बड़ी नहीं होती, उनका बर्ताव सही नहीं होता। कुछ अन्य घमंड से भरे होते हैं जो टीम भावना और समर्पण के साथ काम करना ही नहीं चाहते। तो इससे पहले कि मैं यह निर्णय लूं कि मैं अपनी जिंदगी का एक भाग किसी अन्य को देना चाहता हूं, मुझे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस लायक हैं भी या नहीं। हालांकि आप अनगिनत लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पर आप मुट्ठी भर लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। उन्हें बुद्धिमानी के साथ चुनें। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि इससे पहले आप लोगों को चुने, लोग खुद ही कंपनी छोड़ देते हैं या वे खुद ही यह संदेश दे देते हैं इसके लिए सही नहीं है। उन दो लोगों के बीच एक खासा अंतर होता है जो बिजनेस को एक शौक रुचि की तरह करते हैं, और जब कोई इसे बिजनेस की तरह करता है, कोई पूर्ण समर्पण या सिर्फ समर्पण का दिखावा करता है। अगर आप अपनी आंखें या कान खुले रखते हैं तो यह अंतर साफ दिखाई देता है। जो लोग आपके साथ काम शुरू करते हैं उन सबको आपको अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, पर धीरे धीरे आप यह गौर करेंगे कि आपको उन लोगों पर अपना समय लगाना चाहिए जिसके वो सुपात्र हैं। यहाँ कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। उनके कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध होते हैं। वे सीखने के लिए तैयार हैं और टीम के सिस्टम को फॉलो करते हैं। वह अपनी पूरी टीम के साथ सारे इवेंट में शामिल होते हैं। वह सारे नो कोर एक्शन बिना किसी की मदद के खुद कर सकते हैं। वह अपने शब्दों की इज्जत करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उन्होंने इस बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बना लिया है और इस बिजनेस के लिए समय निकालने के लिए तैयार हैं। वह अस्वीकृति और उपहास के बावजूद अपने सपने के लिए काम करना जारी रखते हैं। अपने सिस्टम और अपलाइन के प्रति 100% यानी 100% समर्पण। अपनी टीम और अपलाइन के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वभाव, किसी के साथ कोई बकाया खाता नहीं। गलत आदमी के साथ काम करना समय खर्च करना है और सही लोगों के साथ काम करना उस समय का वहां निवेश करना है जहां आपने आने वाले सालों और दशकों तक सबसे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के लिए कि इस किताब में बहुत अच्छी एक बात है। आपके हाथ में आने के बाद यह किताब जब आपके हाथ में आएगी, आप उन सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुन सकते हैं जो तेजी से बिजनेस करेंगे। ज़रूरत है आप उन लोगों के संकेतों को पढ़ सकें और इस कौशल को विकसित करना सही भी है, क्योंकि इससे आपकी कई महीनों और सालों की कड़ी मेहनत और बहुत सारे पैसे बचेंगे। मैंने कई लोगों को बिजनेस छोड़ते देखा है, पर उनमें से अधिकांश मामलों में कई हफ्ते पहले ही इसके संकेत मिलने लगते हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं, पर उनके काम से उनकी असली इरादों का पता चल जाता है। आपके साथ उनकी बातचीत और अन्य लोग भी उनके बारे में आपको बता देंगे। आपको उन संकेतों को समझना चाहिए और उन्हीं सही सलाह और सही इवेंट में लेकर जाना चाहिए। अगर आप अपने समय की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। दूसरों को अपना समय और टैलेंट मुफ्त में देना बंद कीजिए। टीम के सदस्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपने टीम के सदस्यों की हर संभव मदद करें, पर याद रखें कि बड़ा सुधार सिर्फ प्रोग्राम में ही होता है। यह सुनिश्चित करें कि हर कोई प्रोग्राम में शामिल हो। नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट बहुत ही प्रभावी है। वह विश्वास और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाते हैं। हर सफल लीडर की जिंदगी में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे हमेशा के लिए उसके लिए चीजें बदल जाती हैं। इवेंट में सबसे मिलिए और उन लोगों की मदद कीजिए जो अपना काम सही कर रहे हैं। सभी को प्रोत्साहित कीजिए, पर अपना निजी ध्यान उन्हें दीजिए जो आपको अपने काम और प्रतिबद्धता से सही देते हैं। जब आप कुछ चुने हुए लीडरों के साथ काम करते हैं तो नए लीडरों की खोज में अपने काम और आंखें खुले रखें। आप जितने लीडरों को खुद से सिखाएंगे, आपका संस्थान उतना ही बेहतर बनेगा। एक साथ कई लीडरों के साथ काम कीजिए, पर आपका समय विवेकपूर्ण तरीके से बांटिए। अपनी टीम को समय की कीमत पहचानने के लिए सिखाइए। उन्हें यह साबित करने के लिए प्रशिक्षित करें कि वह आपके समय के लायक है।
जब आप सही लोगों की खोज में हैं तो याद रखें कि आप एक चुंबक हैं। अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं। इसलिए अपनी निजी बढ़त के लिए लगातार काम करते रहिए और अच्छे से सर्वोत्तम बन जाइए। अच्छे लीडर आपकी ओर खींचे चले आएंगे। चील की नज़र विकसित करें और खुद के लिए हीरा खोजें। इस यात्रा को आप अपनी पूरी जिंदगी की याद रखें। ऐसा बना दीजिए, इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बना दीजिए। हम इस बिजनेस में जो कुछ भी करते हैं पर उन गिने चुने लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं जो उनके जीवन और इस बिजनेस की अच्छी जिम्मेदारी उठा सके। एक महान टीम बनाने के लिए, सर्वोत्तम विचार पाने के लिए मेरे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। सफलता एक सोची समझी अस्वीकृति है। मेरे अपलाइन मुबीन मोहब्बत का कहना है कि किसी व्यक्ति को चुनने से पहले 1000 बार सोचें, पर एक बार जब आपने उस व्यक्ति को चुन लिया फिर उसे सफल बनाने के लिए सब कुछ कीजिए। उन्होंने इसी सिद्धांत के दम पर इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है। उन्हीं से सीखकर मैंने भी इसी गुण को विकसित किया है और जब भी कोई ऊंचे सपने देखने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है और वह सिस्टम को 100% पूरा प्रतिबद्धता के साथ मानता है तो मैंने हर उस व्यक्ति को कुछ ही महीनों में मिलेनियर बनाया है। पाठ 19, सकारात्मक एवं सशक्त आत्मछवि। हमारी दृढ़ता से बनी आत्मछवि ही हर दरअसल निर्धारित करती है कि हम क्या बनेंगे। 3 मजदूर एक साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले मजदूर ने जवाब दिया कि उनके पास कोई काम नहीं था और उसे यही पहला जॉब मिला तो उसने यही काम शुरू कर दिया। दूसरे मजदूर ने कहा, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ और मैं अपने जॉब और कंपनी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तीसरे मजदूर ने कहा कि मैं एक राष्ट्रीय स्मारक बना रहा हूँ। वे तीनों एक ही तरह के जॉब कर रहे थे पर अंतर उस बात का था कि वे अपने काम को कैसे देखते हैं। क्या आपको पता है कि उन तीनों में से कौन सबसे अच्छा काम कर रहा होगा और उसे किस काम में सबसे ज्यादा मजे, रिवॉर्ड और संतुष्टि मिल रही होगी? असल में यह आपका काम नहीं बल्कि काम के प्रति आपका रवैया ही है जो आपके भीतर मजा, संतोष, उत्कृष्टता लाता है। आप अपने काम को कैसे देखते हैं उसी से आपकी प्रेरणा का स्तर और आपका काम करने की गुणवत्ता और घंटे निर्धारित होंगे। फिर इसी में से आपके रिजल्ट और रिवार्ड निर्धारित होते हैं। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, आपका काम, किसी काम के प्रति आपकी भूमिका और आप उसमें क्या खास कर रहे हैं, यह सारी चीजें मिलकर आत्मछवि बनाती हैं। लोग आपके और आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आप अपने बिजनेस के बारे में स्वयं क्या सोचते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनके अनुभव और विचार भी अलग अलग हैं। जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए लोगों से मिलते हैं तो आप उनके अलग अलग विचार सुनते हैं। आप उन लोगों के संपर्क में भी आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस ही नहीं समझते। ऐसे में अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में अगर आप ऐसी बातें सुन लें तो आपको भी अपने इस बिजनेस के बारे में शंका होगी। कोई भी अनसुलझी शंका से स्वयं के लिए आपके मन में नकारात्मक छवि बनेगी और इस नकारात्मक आत्मछवि के साथ आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। मैंने इस बिजनेस में कई लोगों को एक के बाद एक कई मीटिंग हो जाने के बाद भी बिना किसी परिणाम के संघर्ष करते देखा। ऐसे अधिकांश मामलों में समस्या किसी उत्पाद में, बिजनेस से संबंधित जानकारी या तकनीक में नहीं बल्कि आपकी खुद की छवि में होती है। कृपया इस बात को समझें, आपका बिजनेस आपकी जानकारी और कौशल के अलावा आपकी खुद की छवि और रवैये पर निर्भर करता है। आप जैसे हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक रहा बल्कि आप क्या सोचते हैं कि आप क्या नहीं हैं वो आपको रोकता है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस बिजनेस में काम करने वाले सभी लोग एक सकारात्मक और सशक्त छवि के साथ काम करें। आप जो भी कर रहे हैं
अपने बारे में अच्छा सोचें। यह एक ऐसा बिजनेस है हर किसी के को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। इस बिजनेस में ऐसी कई करोड़ों कहानियां हैं जहां इस बिजनेस के कारण लोगों की दुनिया ही बदल गई है। इस संबंध में अच्छी किताबें पढ़ो, प्रोग्राम में शामिल हो, अपने सीनियर अपलाइन से मिलो और स्वयं के लिए अपना विश्वास और निश्चित बढ़ाने में सफल लोगों की वीडियो देखो। अगर इतने सारे देशों में अलग अलग उम्र, लिंग, प्रोफेशनल, शैक्षणिक योग्यताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग दशकों से इस बिजनेस में सफल होते आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? अपने बिजनेस पर विश्वास रखिए, उसमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने सपनों का जीवन बनाइए। आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलेंगे जिनके अलग तरह के विचार और दृष्टिकोण हैं। मैंने अपने बिजनेस के पहले दिन से विचार और तथ्यों में अंतर समझने की कोशिश की है। तथ्य वह सामान्य सत्य है जिसके लिए प्रमाणित डाटा और भरोसेमंद सूचनाएं उपलब्ध हैं, पर विचार किसी का अपना निजी दृष्टिकोण होता है जो कोई किसी व्यक्ति या बिजनेस के बारे में बिना किसी डाटा, जानकारी या सबूतों के बिना देते हैं। मैं इस बात पर पक्का यकीन करता हूं कि हमें अपने निर्णय तथ्यों को सामने रखकर लेने चाहिए, न कि किसी के विचारों को जानकर। इस बिजनेस के बारे में अधिकांश लोग जो भी विचार रखते हैं वह सत्य से परे होते हैं। सबकी सुने और पर तथ्यों की सही जानकारी लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि उन्होंने यह बिजनेस किया और इसमें असफल रहे, उनका बिजनेस नहीं चला, इत्यादि। कृपया यह समझें कि एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी होते हैं पर एक ही शिक्षक, एक जैसी किताबें, एक स्कूल, एक सिलेबस और यहाँ तक कि प्रश्न पत्र भी एक जैसा होता है, पर हर किसी को अलग अलग अंक मिलते हैं। सभी इस बात को समझते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ एक व्यक्ति के अंक उसकी खुद की प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम और तैयारी पर निर्भर करते हैं। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग या किसी अन्य बिजनेस में सफलता उस व्यक्ति की क्षमता, तैयारी, प्रतिबद्धता और सिस्टम के अनुसार काम करने की इच्छा पर निर्भर करती है। आपको बिजनेस को समझना चाहिए, उसके सिद्धांतों और बिजनेस को खड़ा करने की तकनीकों पर महारत हासिल कर अपने सिस्टम के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम करके स्वयं के साथ साथ अपने अपलाइन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यह याद रखें कि आप उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसे आप अच्छा नहीं समझते। उत्कृष्टता तभी संभव है जब आप अपने और अपने काम के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने बिजनेस को अपनी सकारात्मक छवि के साथ विकसित करते हैं और फिर जादू देखिए। आप या तो अपने विश्वास से नीचे प्रदर्शन करेंगे या उसके बराबर, लेकिन आप कभी अपने विश्वास से ऊपर नहीं कर पाएंगे। अपने बिजनेस के बारे में ऊंचा सोचें। हम सारे सर्वोच्च नेटवर्क मार्केटर्स बहुत ऊंची आत्मा छवि के साथ काम करते हैं, पर मैं अपने 3 दोस्तों से बहुत प्रभावित हूँ जो इस काम को एक अलग ही मुकाम पर लेकर गए। उनके नाम हैं चंचल रस्तोगी, दुर्गेश त्रिपाठी और मोहित टंडन। इन तीनों की सफलता के पीछे इनकी खुद के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति इनकी आत्म छवि का बहुत हाथ है। मुझे यह पता चल चुका है कि आप अपने बिजनेस के बारे में जो सोचते हैं वह आपके भीतर नहीं छुपा रहता है, वह हर मीटिंग में आपके शब्दों और व्यवहार से ही झलकता है। पाठ 20, कस्टमर बेस बढ़ाना। डिस्ट्रीब्यूटर्स काम को कई गुना बढ़ा देते हैं और ग्राहक काम में स्थिरता और गुणी डिस्ट्रीब्यूटर की एक लंबी पाइपलाइन देते हैं। विकिपीडिया के अनुसार कस्टमर बेस उपभोक्ता का एक समूह है जो बार बार किसी उत्पाद अथवा सेवाओं को खरीदते रहते हैं। जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतनी ही ज़्यादा आय होगी। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ हफ्तों, महीनों और नई नियुक्तियों के लिए नई नियुक्तियां नहीं कर पाए, पर अगर आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है तो वह आपके उत्पाद का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके बिजनेस में बिक्री स्थायी बनी रहेगी। हर अच्छी और वैध नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास अच्छे उत्पाद और सेवाएं होती हैं जिसे बार बार खरीदा जा सकता है। ऐसी कंपनी जो अपने उपभोक्ताओं से पैसे लेकर उन्हें अच्छी सेवाएं और उत्पाद नहीं देती, उन कंपनियों को दूर ही रहें उन कंपनियों से आप जो बिजनेस अपने उपभोक्ताओं की इज्जत नहीं करता, वह लंबा नहीं चल सकता। अगर आपके पास
बिजनेस का एक अच्छा हिस्सा आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स और उपभोक्ताओं की फिर से उत्पाद और सेवाओं को खरीदने से आता है तो आपका बिजनेस स्थायी है। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपना कस्टमर बेस विकसित कर सकते हैं। अगर सारे उत्पादों का स्वयं भी इस्तेमाल करें, आपकी कंपनी जो भी बनाती है उसका इस्तेमाल अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। अपने उत्पाद के बारे में अधिकतम जानकारी रखें। अपने उत्पाद के लिए जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। उत्पाद के बारे में हर संभव मौके की बात करें, लेकिन एक आतुर सेल्स पर्सनल बनकर नहीं बल्कि एक संतुष्ट उपभोक्ता बनकर। जब भी आप अपने उपभोक्ताओं को कोई नया उत्पाद दे रहे हों तो उसे उस संबंध में सारी ज़रूरी जानकारियां दें और इस संबंध में वीडियो और संतुष्ट ग्राहकों के नाम भी दें। उत्पाद के बारे में जानकारी से उनका उत्पाद में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह जब भी उस उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें जादुई परिणाम मिलेंगे। कुछ उत्पादों को कुछ हफ्तों या महीनों तक एक कोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए। इसका संपूर्ण कोर्स ही दें। अगर उपभोक्ताओं को कोर्स पूरा नहीं किया तो उन्हें इसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे और इसके लिए आपको या आपके उत्पाद को जिम्मेवार मानेंगे। कभी भी ओवर कमिट न करें और वह गारंटी न दें जिसे आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। उपभोक्ता सब कुछ जानते हैं, वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दें, उन्हें अगले ऑर्डर के लिए याद दिलाएं, उनसे फीडबैक मांगें और समय पर डिलीवरी दें। अगर आपको अपने उत्पाद के बारे में कोई सकारात्मक फीडबैक नहीं मिलता है तो अपने उन ग्राहकों को निजी तौर से मिलें। यही वह समय है जब आप हमेशा के लिए अपने उपभोक्ताओं का दिल जीत सकते हैं। अगर वह दूसरे शहर में हैं तो किसी को उनके वहां भेजने का बंदोबस्त करें या वीडियो कॉल करें। आप अपने ग्राहक से हमेशा संपर्क में बनाए रखें, चाहे ग्राहक उस समय आपसे उत्पाद ले रहे हों या नहीं। आपको जब भी किसी उत्पाद के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिले तो उसे यथासंभव सभी ग्रुप और प्रोग्रामों में शेयर करें। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके संतुष्ट ग्राहक आपके बारे में बात करते होने चाहिए। अपने मौजूदा उपभोक्ताओं से अन्य लोगों का रेफरेंस लें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि अपने मौजूदा उपभोक्ता के रेफरेंस से आपकी बिक्री में कितनी वृद्धि हो रही है। जो मौजूदा उपभोक्ता आपको रेफरेंस देते हैं उसके बदले आप उन्हें मुफ्त में कुछ उपहार या उन्हें कुछ उत्पाद मुफ्त में दें। जब भी आपके पास कोई नया उत्पाद आता है उसे सबके साथ अपने ग्रुप या सर्कल में शेयर करें। अपने उत्पादों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अपने उत्पादों सेवाओं के नंबर 1 फैन बने और उसे आप अपनी अधिकतम अक्षमता तक प्रमोट करें। आपका कस्टमर बेस उत्पाद के स्वयं इस्तेमाल और आपके उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आपको स्थायी बिजनेस देगा। आपके संतुष्ट उपभोक्ता धीरे धीरे आपके सहकर्मी भी हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाते हुए अपने कस्टमर बेस का पोषण करते रहिए और अपने बिजनेस को स्थायी और आगे बढ़ते रहने वाला बनाइए। अगर आप अपने उपभोक्ता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका प्रतियोगी यह काम करेगा। अपनी पुनः खरीद को न गंवाएं। मैंने यह देखा है कि बहुत सारे लीडर नए सहभागियों की बहाली पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ बहाली के बारे में ही बताते रहते हैं। यह बुरा नहीं है और हमारे बिजनेस का मुख्य सिद्धांत भी है, पर अगर हम सिर्फ बहाली ही करते रहेंगे तो हम एक बड़ी पुनः खरीद मात्रा को 3 जगहों पर खो देंगे। सभी बहाली करने के लिए तैयार नहीं होते। जब उन्हें पता चलता है कि यह बिजनेस सिर्फ उसी के लिए है तो वो लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। हमें बहुत सारा अतिरिक्त बिजनेस मिल सकता है अगर हमारी टीम के अपने सदस्य अपनी ही कंपनी के उत्पादों को अपने घर में इस्तेमाल के लिए लगातार खरीदें। लगातार प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे सहभागियों और उनके परिवार का हम पर विश्वास बढ़ेगा। जब हम लोगों के साथ विश्वास के साथ काम करते हैं तो परिणाम भी बेहतर होते हैं। मैं अपने प्रिय मित्र विनोद, सोलोमन और मोहनन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पुनः खरीद की शक्ति में मेरे विश्वास को बाली इंडोनेशिया में हुई हमारी मीटिंग के दौरान मजबूती दी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।